हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम जीपीएससी 143 की बुक जिसका नाम है भारत में राज्य की राजनीति, इसके फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये इस यूनिट का लास्ट एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप वीडियो का एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके इस यूनिट का। तो इस यूनिट का नाम है भारत में राज्य राजनीति का विकास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा इस यूनिट का, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो ये है कि 1980 के दशक से भारत में राज्यों की राजनीति के प्रमुख लक्षण की चर्चा करें। ये क्वेश्चन जो है वो तीन तरीके से आ सकता है, तीन तरह से आ सकता है आपका एग्जाम में। तो मैंने लिखा हुआ है इसके और में या में एक और क्वेश्चन दे रखा है, भारत में राज्य राजनीति पर पहचान के प्रभाव को समझाइए। मतलब कि जो 1980 का जो दशक था उसमें पहचान की राजनीति शुरू हो गई थी। पहचान की राजनीति क्या होती है इसके बारे में अभी हम इसके आंसर में डिस्कशन करेंगे, तो इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। इसके और में एक और क्वेश्चन है, 1980 के दशक से भारत में भूमंडलीकरण और राज्य के बीच किस तरह के संबंध थे। तो 1980 के दशक के बाद से ही भूमंडलीकरण की शुरुआत हो गई थी, तो उसके बारे में बताना है। ये सारी चीजें हम अपने इस क्वेश्चन के आंसर में देखेंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आंसर है इसका 1980 के दशक से भारत में राज्य की राजनीति। तो भारत में 1980 के दशक से जो राजनीति शुरू हुई थी, राज्यों की जो राजनीति शुरू हुई थी, उसकी तीन विशेषताएं थी। हम उसकी तीन विशेषताएं भी कह सकते हैं और उसके लक्षण भी बोल सकते हैं। तो तीन विशेषताएं थी। उसकी पहली विशेषता थी पहचान की राजनीति का उदय, यानी कि जो 1980 का दशक था उसमें पहचान की राजनीति शुरू हो गई थी। 1980 के दशक से भारतीय राज्यों की राजनीति तथा राष्ट्रीय राजनीति में घटनाक्रमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये घटनाक्रम इस प्रकार है। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर गठबंधन की राजनीति। पहचान की राजनीति का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे दलों का उदय होने लगा था। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि पहचान की राजनीति क्या होती है। इस वीडियो में मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। तो गाइज, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने 1970 के दशक की राज्य राजनीति और 1950 से 60 के दशक की राज्य राजनीति पर डिस्कशन किया था, बताया था आपको, और आंसर भी बताए थे उनके। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो देखिए, आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो। क्योंकि सारी वीडियोस जो है, सारे जो क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसलिए आपको वो देखना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो मैं आपको बता रही थी कि पहचान की राजनीति क्या होती है। पहचान की राजनीति वो होती है जब छोटे छोटे दल, राजनीतिक दल राजनीति में आने लगते हैं, और जो छोटे स्तर पर जो नेता होते हैं, जैसे कि कृषि से संबंधित कोई किसान वगैरह नेता बन गए, या फिर दलित वर्ग से कोई नेता बन गया, तो वो लोग राजनीति में आते हैं। और जब वो राजनीति में आते हैं, वो राजनीति को प्रभावित करते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो उनसे जो राजनीति प्रभावित होती है उसी को ही हम पहचान की राजनीति कहते हैं। तो यहाँ से 1980 के दशक के बाद से यही हुआ था भारतीय राज्यों में और राष्ट्रीय राजनीति में भी। जो पहचान की राजनीति थी वो शुरू हो गई थी राज्यों में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। जैसे कि राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर गठबंधन की राजनीति, यानी कि जो 1980 के दशक के बाद से जो राजनीति स्टार्ट हुई थी उसमें गठबंधन की सरकारें आने लगी। छोटे छोटे जो दल होते हैं, मैं आपको समझाती हूँ, जो छोटे छोटे दल होते हैं वो, जैसे कि ये एक बड़ा दल है, अब इसकी जो है ये अपना जो वो है प्रभाव ने वो खो दिया उसने। तो जो छोटे छोटे दल होते हैं वो सब मिलकर एक साथ गठबंधन करते हैं और ये एक बड़ा दल बना लेते हैं, और गठबंधन करने के बाद ये मतलब सत्ता में आते हैं और फिर सरकार बनाते हैं अपनी। तो ये जो सिस्टम था ना, ये सिस्टम राज्यों में भी स्टार्ट होने लगा था, शुरू हो गया था, और राष्ट्रीय स्तर पर भी शुरू हो गया था। जो 1980 के बाद का दशक था उसके बाद गठबंधन की, मतलब उस दशक में गठबंधन के अलावा सरकार बनती ही नहीं थी। ज्यादातर जो सरकारें थी वो गठबंधन से ही बनती थी, राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो एक प्रमुख विशेषता इसकी ये रही है कि राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। भूमंडलीकरण, नई पीढ़ी के नेतृत्व का उदय, मतलब कि जो 1950 से 60-70 के दशक में जो पीढ़ी चल रही थी वो खत्म हो गई थी, और 1980 के दशक से नई पीढ़ी आ गई थी, तो उसका नेतृत्व शुरू हो गया था। अब भूमंडलीकरण शुरू हो गया था, भूमंडलीकरण की नीति अपनाने लगे थे भारत के लोग। भारत की सरकार ने भूमंडलीकरण की नीति अपना ली थी, तो भूमंडलीकरण शुरू हो गया था। तो इसके बाद जाति पर आधारित अनेक पहचान की गतिविधियां
जैसे दलित और पिछड़े वर्ग, जनजाति, भारतीय किसान आंदोलन, उत्तर पूर्वी राज्यों पंजाब तथा जम्मू एंड कश्मीर में विद्रोह तथा स्वायत्त आंदोलन आदि। तो मैंने आपको भी बताया कि जो पहचान की राजनीति वही होती है जब छोटे छोटे दल मिलकर दलित और पिछड़े वर्ग, ये सारी जनजातियां और भी बहुत सारी जातियां वो उसमें आने लगी थी राजनीति में, तो वहीं से ही पहचान की राजनीति शुरू हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर भी यही लिखा है कि भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में दोबारा से, जैसे कि पंजाब और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर विद्रोह होगा सिर्फ स्वायत्ता के लिए। स्वायत्ता मतलब कि ये लोग चाहते थे कि इनको इनके निर्णय जो है वो स्वयं लेने दी। स्वायत्ता का मतलब होता है अपने निर्णय स्वयं लेना। तो यहाँ पर भी जो यहाँ की जो जनता थी वो यही चाहती थी कि अपने निर्णय खुद ही ले सके, कोई और इनको कंट्रोल ना करे। तो इसलिए ये सब लोग स्वायत्ता के लिए आंदोलन करने लगे थे और किसान आंदोलन शुरू हो गए थे। पिछड़े वर्ग और जो दलित थे वो उसमें राजनीति में आने लगे थे। तो इस तरह से राजनीति शुरू हो गई थी, पहचान की राजनीति। तो ये सभी हमारे पहचान की राजनीति के महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब 1980 के दशक में साउथ भारत यानी कि दक्षिण भारत की तरह उत्तर भारत में भी दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीति शुरू हो गई थी। पहले जो दलित और पिछड़े वर्गों की जो राजनीति शुरू हुई थी वो दक्षिण में हुई थी। आपने सुना होगा तमिल में जो आंदोलन शुरू हुआ था, डीएमके जो पार्टी बनी थी, साउथ में बनी थी, वो दक्षिण में बनी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1980 के दशक में ये जो पहचान की राजनीति थी, पिछड़े वर्गों की, दलित वर्गों की और भी बहुत सारे पिछड़े वर्ग हैं, उनकी जो राजनीति शुरू हुई वो उत्तर भारत में भी शुरू होने लगी थी 1980 के दशक में। नॉर्थ भारत में यानी कि उत्तर भारत में दलितों का राजनीतिकरण बीएसपी के रूप में हुआ। साथ ही पिछड़े वर्गों ने जनता पार्टी के साथ राजनीतिकरण किया। तो 1980 के दशक में जो राजनीतिकरण का मतलब कि जो राजनीति में जो दलित वर्ग आए थे, उत्तर भारत में जो दलित वर्ग राजनीति में आए थे वो बीएसपी के रूप में आए थे। बीएसपी उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, जो कमजोर वर्ग थे, दलित वर्ग थे, पिछड़े वर्ग थे, उन्होंने बीएसपी नामक एक पार्टी बनाई थी और वो उसके रूप में राजनीति में आए थे। और फिर उन्होंने राजनीति में अपनी मजबूती से, मतलब मजबूत हो गए वो, और फिर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक अपनी सरकार बनाई। तो ये जनता पार्टी जो थी वो भी एक दलित वर्गों के साथ ही शुरू हुई थी। जनता पार्टी ने भी दलित लोगों के जो मुद्दे थे उनको उठाया था और उसी के साथ उन्होंने अपना राजनीतिकरण किया था, मतलब कि राजनीति में आए थे। इस अवधि में अमीर किसानों का उदय हुआ, जिसमें यूपी और पंजाब में भारतीय किसान यूनियन, महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन, गुजरात में खेतयुत समाज और कर्नाटक में राज्य रायत संघ का उदय हुआ, जिन्हें कुलक कहा गया। तो ये जो था कि बहुत सारे पहचान की राजनीति की कौन कौन से संगठन बने थे, कौन कौन से जो संघ थे वो बनाए गए थे। तो यूपी में बनाया गया था यूपी और पंजाब में भारतीय किसान संघ बनाया गया था, क्योंकि यूपी और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ज्यादातर किसान लोग रहते हैं, जहाँ पर ज्यादातर कृषि से संबंधित लोग रहते हैं, तो वही किसान होते हैं। तो उन्होंने भारतीय किसान यूनियन बनाई थी। फिर महाराष्ट्र में बनाया गया था शेतकारी संगठन, गुजरात में खेतयुत समाज संगठन बनाया गया था और ऐसे ही कर्नाटक में राज्य रायत संघ बनाया गया था। और ये सब लोग जो थे वो अमीर किसान थे। ये सब जो संगठन बनाए गए थे ये अमीर किसानों ने मिलकर बनाए गए थे, तो इसलिए इन्हें कुलक भी कहा जाता था। तो ये आपको समझ आ गया होगा कुलक किसे कहा जाता था। जो अमीर किसान होते थे और उन्होंने राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, राजनीति में आ गए थे, वो अपने संगठन बनाकर, उन्हें ही कुलक कहा गया। नए सामाजिक समूहों ने विभिन्न राज्यों में कई मांगे उठाई, जैसे कि आरक्षण का मुद्दा, नए राज्यों का गठन तथा केंद्र से राज्यों तक संसाधनों का ज्यादा आवंटन। तो जो नए नए सामाजिक समूह, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कितने सारे संगठन बनाए गए थे, किसानों ने भी बनाए थे और भी दलितों ने भी बनाए थे, पिछड़े वर्ग SC ST जो थे उन लोगों ने भी बनाए थे। तो उन्होंने जो मतलब अपने संगठन बनाए थे वो सारे नए सामाजिक समूह कहलाए। और उन नए सामाजिक समूहों ने राज्यों में जो मांगे उठाई थी वो थी, सबसे इम्पोर्टेंट है आरक्षण। मतलब कि जो दलित वर्ग है, जो कि पिछड़े वर्ग है, उनको राजनीति में आरक्षण नहीं मिल पाता था, वो राजनीति में नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने अपने जो दल बनाए थे उसमें उन्होंने प्रमुख मुद्दा रखा कि आरक्षण, राजनीति में उनको आरक्षण दिया जाए, आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उठाया। फिर दूसरा मुद्दा था नए राज्यों का गठन। जो पूर्वोत्तर में, जो उत्तर भारत में जो संगठन बनाए गए थे जम्मू कश्मीर में और पंजाब में, वो इसीलिए ही बनाए गए थे ताकि नए राज्य बनाए जा सके। पंजाब और हरियाणा जो था वो पहले एक ही था, उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हुए, नए राज्य के गठन के लिए आंदोलन हुए, पंजाब को अलग करने के लिए आंदोलन हुए, उसके बाद पंजाब और हरियाणा अलग किया गया था।
तो इस तरह से नए राज्यों के लिए भी वो बनाए गए थे। नए राज्यों का गठन ये एक प्रमुख मुद्दा था उस समय की राजनीति में। केंद्र से राज्यों तक संसाधनों का ज्यादा आवंटन, मतलब जो कि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, ज्यादा संसाधन केंद्र के पास होते हैं, आपको पता होगा। जो राज्य होते हैं उनके पास इतनी ना ज्यादा शक्तियां होती है, ना ही संसाधन होते हैं। तो ये भी एक प्रमुख मुद्दा था कि केंद्र जो है वो राज्यों को ज्यादा शक्तियां दे, ज्यादा संसाधनों को भी दे। तो गाइज ये हमारा पहचान की राजनीति हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमारा आएगा भूमंडलीकरण का प्रभाव। तो 1980 के जो दशक था उसमें भूमंडलीकरण का प्रभाव, भूमंडलीकरण की जो थी नीति अपनाई गई थी 20वीं सदी के आखिरी दशक में। 20वीं सदी का आखिरी दशक यानी कि 1991 के बाद जो है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1991 के बाद भूमंडलीकरण की नीति, एलपीजी की नीति अपनाई गई थी। भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ये सारी नीतियां अपनाई गई थी। तो ये सारी जो नीति अपनाई गई थी, तो इनका भारत में राज्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो 20वीं सदी के आखिरी दशक में भारत में भूमंडलीकरण की नीति अपनाई गई। भूमंडलीकरण ने एक तरफ तो केंद्र की स्थिति को कमजोर कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय शक्तियों को महत्वपूर्ण भागीदार बना दिया। तो भूमंडलीकरण ने क्या किया, जब भारत ने भूमंडलीकरण की नीति अपना ली तो भूमंडलीकरण ने जो केंद्र था उसकी स्थिति को कमजोर कर दिया और राष्ट्रीय राजनीति में जो क्षेत्र थे, जो राज्य थे, उनकी स्थिति को मजबूत किया। मतलब कि जो राष्ट्रीय क्षेत्र, जो क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो सरकारें थी, वो क्षेत्रीय स्तर पर भी अपनी सरकारें बनाने लगी, क्षेत्रीय स्तर तक पहुंचने लगी। और वो किस तरह से पहुंचने लगी, गठबंधन की सरकार से। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सभी राज्यों पर एक भी प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ राज्यों ने इसका लाभ उठाया और कुछ पीछे रह गए। भूमंडलीकरण ने राज्यों में निवेश की मांग के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ये जो था, इससे एक भी राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब कि बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा तो बुरा भी नहीं पड़ा। और जो ज्यादातर राज्य थे उन्होंने इसका लाभ ही उठाया, लेकिन जो कुछ राज्य थे वो उसमें से पीछे रह गए, इसका लाभ उठाने में पीछे रह गए। भूमंडलीकरण ने राज्यों में निवेश की मांग के लिए प्रतिस्पर्धा, मतलब कि कंपटीशन बढ़ गया राज्यों में कि जो है एक राज्य अगर अच्छा कर रहा है, उसको ज्यादा निवेश मिल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको निवेश भी दिया जा रहा है, तो हम भी करें। तो ऐसे राज्य एक दूसरे को देख देख कर उनमें कंपटीशन बढ़ गया और वो लोग जो थे एक दूसरे को देखकर कंपटीशन करने लगे और ज्यादा से ज्यादा वो भूमंडलीकरण को अपनाने लगे। भूमंडलीकरण के कारण दलीय व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिला है। ज्यादातर राज्यों में दो या दो से ज्यादा दलों का उदय एक प्रमुख दल के रूप में हुआ। मतलब कि एक प्रमुख दल के रूप में किस तरह से हुआ, गठबंधन की सरकार, जो मैंने भी बताया आपको, जो क्षेत्रीय और राज्य स्तर के जो दल थे वो राष्ट्रीय राजनीति में कैसे पहुंचे, वो गठबंधन बनाकर पहुंचे। तो इसका मतलब ये कि भूमंडलीकरण ने क्या किया कि जो दो या दो से ज्यादा दल थे, जो छोटे छोटे दो दल थे, ये सारे छोटे छोटे दल हैं, अब इन सबने मिलकर एक बड़ा गठबंधन बना लिया, तो ये एक बड़ा दल बन गया और ये राष्ट्रीय राजनीति में भी आसानी से पहुंच सकता है। तो इस तरह से जो है भूमंडलीकरण ने राज्य राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपना प्रभाव डाला और इस तरह से भूमंडलीकरण ने राष्ट्रीय राजनीति जो थी उसको कमजोर बनाया और राज्य राजनीति को मजबूत बनाया। ये आपको समझ आ गया होगा। राज्य स्तरीय दलों का गठन किसी विशेष क्षेत्र, धर्म, जाति के आधार पर होता है। 1980 के दशक के बाद क्या होने लगा कि जो राज्य स्तरीय दल होते थे, राज्य के जो दल होते थे, वो किसी क्षेत्र को लेकर, धर्म को लेकर और जाति के आधार पर दलों का गठन होने लगा। बहुत सारे दलों का गठन हुआ किसी क्षेत्र को लेकर, जैसे कि क्षेत्र को लेकर किस तरह से लोगों की मांग, लोग जो थे स्वायत्ता के लिए मांगे उठाने लगे थे। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि स्वायत्ता के लिए मांगे उठाने लगे थे, तो स्वायत्ता को लेकर वो अपने क्षेत्र को लेकर मांग उठाते थे कि इस क्षेत्र में हमारा होना चाहिए, हम अपने क्षेत्र को कंट्रोल करेंगे, हमारा ही जो, मतलब एक तरह से हम अपने अनुसार नियम बनाएंगे अपने क्षेत्र में। तो इस तरह से ये क्षेत्र जो था एक प्रमुख मुद्दा हो जाता था। फिर उसके बाद दूसरा मुद्दा आ गया धर्म। ये धर्म जो है ये एक प्रमुख मुद्दा था, धर्म को लेकर लोगों ने दलों का गठन करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जाति भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। जाति कैसे, क्योंकि जो दलित होते थे उनको पहले राजनीति में आरक्षण नहीं दिया जाता था, जो कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग होते थे। लेकिन जो कमजोर और पिछड़े वर्ग थे, दलित जो थे, उन्होंने भी राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया और जाति के आधार पर उन्होंने दलों का गठन करना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दल चुनाव से पहले तथा चुनाव के बाद गठबंधन करके अपना प्रभाव डालते हैं।
तो ये जो दल थे चुनाव से पहले लोगों को इकट्ठा करने लगे ताकि जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट करें और फिर वो सरकार बनाए। और चुनाव के बाद भी, चुनाव के बाद किस तरह से डालते, चुनाव से पहले तो वो प्रचार प्रसार करके डालते थे अपना प्रभाव, और चुनाव के बाद वो गठबंधन कर लेते थे। अगर उनकी सरकार नहीं बनती थी और किसी को बहुमत नहीं मिलता था तो छोटे छोटे बहुत सारे दल होते थे, वो एक साथ मिल जाते थे और गठबंधन बना लेते थे, और इस तरह से वो राजनीति में अपनी सरकार बनाते थे। राज्य सरकार या फिर राष्ट्रीय सरकार भी बना लेते थे कभी कभार। तो इस तरह से वो गठबंधन करके अपना प्रभाव डालते थे। कई बार गठबंधन की सरकार भी बनती थी। वही है, कई बार जो गठबंधन की सरकार, मतलब राज्य में तो गठबंधन की सरकार बन जाती थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार गठबंधन की सरकार बनती थी। अब इसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, अगर ज्यादा डिटेल में समझाऊंगी तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विद्रोह एवं राज्य राजनीति। तो 1980 के दशक में बहुत सारे विद्रोह भी हुए थे। विद्रोह ने, जो उग्रवाद जैसी विद्रोह थे, मुद्दे थे, इन्होंने भी राज्य राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित किया था। तो उग्रवाद जैसे मुद्दों ने राज्य राजनीति में खास स्थान रखते हैं। 1980 के दशक में उग्रवाद के कई मुद्दे सामने आए हैं जिन्होंने राज्य राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे पंजाब नॉर्थ ईस्ट भारत, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर विद्रोह। तो उत्तर पूर्वी भारत में स्वायत्ता के लिए हमेशा से विद्रोह रहते हैं, वो लोग चाहते हैं वहां पर, क्योंकि क्या हुआ था 1971 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान का उत्तर पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था, उसमें भारत और फिर भारत जो था वहां पर आ गया था। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद की थी, और फिर उसके बाद जो था भारत के साथ भी युद्ध शुरू हो गया था। तो वहां के जो थे बांग्लादेश, जो आज के टाइम में बांग्लादेश है, बांग्लादेश के काफी सारे जो लोग थे वो भारत में आ गए थे। अब जब वो भारत में आ गए थे तो वो वहां के जो ऐसे करके भारत का क्षेत्र है, यहीं पर ही आकर अरुणाचल आसाम वाला जो क्षेत्र है वहां पर आकर वो लोग बस गए थे। अब यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत में जो मुद्दा उठता है वो यही उठता है स्वायत्ता के लिए, क्योंकि जो वहाँ के मूल निवासी पहले के भारत के रहने वाले जो बांग्लादेशी आकर रह गए, तो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको अपनी जो संस्कृति है उसका खतरा होता है। तो इसलिए ये लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं मूल निवासी, वो स्वायत्ता के लिए आंदोलन करते हैं ताकि उनके क्षेत्र को, बांग्लादेशियों को वहां से निकाला जाए और वो लोग अपने क्षेत्र पर खुद ही राज करें, खुद ही अपनी सरकार बनाए। तो यही मुद्दा रहता है उत्तर पूर्वी भारत में, जो अब अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में है। तो हमारा फर्स्ट यूनिट है, अभी आगे जो हमारा आएगा और भी बहुत सारे चैप्टर्स है जिनमें इनके बारे में बताया जाएगा। फिर जम्मू और कश्मीर में भी मुद्दा रहता है, और पंजाब में वही राज्य का मुद्दा जो अभी मैंने आपको बताया। तो ये सारे विद्रोह जो थे वो 1980 के दशक में शुरू हो गए थे। इन घटनाक्रमों ने न केवल राज्यों की राजनीति पर गंभीर असर डाला, बल्कि इन्होंने देश की राष्ट्रीय राजनीति पर भी गंभीर असर डाला है। विद्रोह की समस्याएं भारत के लिए नई नहीं है, मतलब कि ये जो विद्रोह की समस्याएं हुई ये भारत में नई नहीं है, स्वतंत्रता के बाद से ही ये सारी समस्याएं शुरू हो गई थी। जो राज्य स्वायत्ता मांग थी ये स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हो गई थी। उत्तर पूर्वी भारत में बहुत पहले से ये सारी समस्याएं, और 1980 के दशक में भी ये बनी रही थी। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो विद्रोह की समस्याएं हुई थी ये नई नहीं थी, ये पुरानी थी, ये पहले भी हो चुकी थी और ये होती ही रहती है, 1980 के दशक में भी हुई। ये समस्याएं विकास, अंतर्राज्यीय संबंधों, स्वायत्ता या आत्मनिर्णय के मुद्दों से जुड़ी हुई है। जो अभी मैंने आपको बताया, आत्मनिर्णय, खुद के निर्णय स्वयं लेना, या फिर स्वायत्ता भी हम उसको बोलते हैं। अंतरजातीय संबंधों, जाति से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उनके लिए ये समस्याएं शुरू होती हैं। विकास के लिए होती हैं। ये सारे जो विद्रोह होते हैं वो 3 चीजों के लिए होते हैं, बेसिकली 3 चीजें होती है। पहला होता है विकास, यानी कि जो लोग हैं, अगर कोई राज्य पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, तो उसका विकास हो, तो वहां पर इसलिए होती है ये सारी समस्याएं, विद्रोह इसलिए होते हैं वहां पर डेवलपमेंट के लिए। फिर अंतरजातीय संबंध, कोई जातियां हैं जैसे कि उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि दलित हो गए, पिछड़े वर्ग हो गए, SC ST, तो ये लोग भी हमेशा से कई राज्यों में होते हैं, इनके मुद्दे शुरू हो जाते हैं और फिर ये लोग विद्रोह करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं ताकि उनको भी राजनीति में आरक्षण दिया जाए और उनका भी विकास हो सके, इसलिए करते हैं वो। फिर उसके बाद स्वायत्ता, यानी कि अपने निर्णय स्वयं लेना। तो कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनके जैसे कि अभी मैंने उत्तर पूर्वी राज्यों का एग्जाम्पल दिया आपको, वहां पे कोई और लोग आकर बस जाए और फिर वो उनके जो है वो जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो लोग वहाँ पर अपने निर्णय नहीं ले पा रहे, उनके पास स्वायत्ता नहीं है, तो वो इसलिए करते हैं ताकि हमें भी स्वायत्ता मिल सके, क्योंकि हम तो यहाँ के पहले के ही रहने वाले, कुछ लोग आकर बस गए यहाँ पे बाद में और फिर वो हम पर हुक्म चला रहे हैं अपना, तो ये ना हो। भारत में ये समस्याएं स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी, जो वर्तमान में भी मौजूद है। जो मैंने अभी आपको बताया, ये स्वायत्ता से संबंधित मुद्दे जो थे, विकास, ये सारे मुद्दे स्वतंत्रता मिलने के बाद ही हमें शुरू हो गए थे।
जो आज भी मौजूद है और आज भी देखने को मिलता है। उत्तर पूर्वी भारत में आज भी ये सारे दंगे फसाद होते रहते हैं, ऐसे विद्रोह होते रहते हैं। तो गाइस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो हमारी काफी लेंथी हो गई और ये आंसर भी यहाँ पर फिनिश हो चुका है और ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।